हेलो, 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 गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए एक सेशन आपको दिख मिलता है जिसका नाम होता है यूपी जीके। तो रोज रात 9 बजे आपके साथ हम जुड़ते हैं और इसी क्रम को यहाँ से शुरू करते हैं। आज के क्रम को भी यहीं से शुरू करते हैं। खास करके राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए यहाँ पे आपसे चर्चा की जाएगी और कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी इस सेशन में जुड़ जाएं ताकि रोज की तरीके से चलने वाले इस अनवरत सेशन को यहाँ से कंटिन्यू किया जा सके। इसी पहलू के साथ कि सरस्वती माँ भागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ बाग देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी क्रम के साथ आज के क्लास की शुरुआत भी करते हैं। पहले प्रश्न के साथ जुड़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सबके सम्मुख रहा, जवाब करने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था की जब बात की जाए तो यूपी में इसके कितने अंग आपको देखने को मिलते हैं? पंचायती राज व्यवस्था की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत यह नाम आपको देख मिलता है। खास अगर इसकी बात की जाए तो यह संबंध हो जाता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत खास पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था की जब बात की जाए तो पंचायती राज व्यवस्था के कितने अंग आज हमें देखने को मिलते हैं? कितने अंग आपके यूपी के अंतर्गत प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं पंचायती राज व्यवस्था के? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की जब बात की जाए तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आप भी जानते हैं। पहली बात, पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे हम मानते हैं? तो जनक हम मानते हैं अपने यहाँ पे बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता की जब बात की जाए तो बलवंत राय मेहता ने क्या किया, हमारे यहाँ पे इस व्यवस्था को शुरू किया। और इनके माध्यम से जो बात रखी गई वो ये रखी गई कि हमें 3 स्तर पे काम करना है। कहाँ कहाँ पे? एक तो हमारा जिला स्तर होना चाहिए, और जिला स्तर के अलावा एक इन्होंने बताया कि एक हमारा प्रखंड स्तर होना चाहिए, या जिसको हम क्षेत्र पंचायत नाम देते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे एक बात और रखी गई कि हमारे यहाँ पे क्या किया जाए, बेसिकली एक ग्राम स्तर पे, या जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये 3 इन्होंने क्या किया, यहाँ पे नामजद किया। तो इस तरीके से अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था के आज हमें 3 स्तर पूरी तरीके से देखने को मिलते हैं। खासा पंचायत की जब बात की जाए तो पंचायत के बारे में आप भी जानते हैं। स्टार्टिंग जो प्रावधान है अनुच्छेद 40 में आपको दिख मिलता है, और इस अनुच्छेद 40 के अनुसार आप भी जानते हैं 2 अक्टूबर सन 1959, जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया, खास करके आप कह सकते हो कि पंचायत का गठन किया गया। और पंचायत के गठन की जब बात की जाए तो पंचायत का जो गठन किया गया वो किया गया था राजस्थान नागौर से। ठीक है, राजस्थान की जब बात की जाए तो राजस्थान का जो नागौर नाम का जिला है, जहाँ पे बदकरी गांव पड़ता है, वहां से इसकी शुरुआत करी गई। लेकिन स्थापित रूप में अगर देखा जाए, जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा रिपोर्ट दी गई उसके माध्यम से आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे 73वां नंबर का संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वह घटना हुई है 24 अप्रैल की। 24 अप्रैल 1993 की जब बात की जाए तो इस दिवस को क्या किया गया, हमारे यहाँ पे आप भी जानते हैं 24 अप्रैल को हम क्या मानते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। पंचायती राज दिवस की जब बात की जाए तो उसके रूप में आयोजित करते हैं। अब इसमें क्या किया गया, तो 11वीं अनुसूची जब जोड़ी गई तो उसके अंतर्गत आपने सुना होगा अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 ए से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक क्या किया गया, पूरा का पूरा प्रावधान किया गया कि हमें क्या करना है, पंचायतों को एक नया स्वरूप देना है। और इसी क्रम में आपने सुना होगा कि पंचायतों के पास कुल 29 विषय दिए गए जिन पे पंचायत क्या कर सकती है, कार्य वगैरह कर सकती है। तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आज हमें यूपी में प्रमुख रूप से देखने को मिल जाती है। बाकी अगर देखा जाए तो इसके संदर्भ में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का ये ग्रामीण पहलू है। क्या है, ये ग्रामीण पहलू आपको दिख मिलता है। ग्रामीण पहलू की जब बात की जाए तो ग्रामीण पहलू में आपके 3 स्तर होते हैं, जहाँ पे जिला, जिला के अलावा पंचायत और ग्राम पंचायत। इसी तरीके से शहरी व्यवस्था हमारी यहाँ पे देख मिलती है, और शहरी व्यवस्था की जब बात की जाए तो उसमें भी 3 स्तर हैं, जहाँ पे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत आपने सुना होगा। इसके लिए अब 12वीं अनुसूची आपकी ऐड की गई थी, और इसमें आपका 74वां संविधान संशोधन इसी के साथ किया गया था। तो ओवरऑल दोनों की जब बात की जाए तो दोनों संस्थाओं में आपके 3-3 स्तर आपको देख मिलते हैं। तो 3-3 स्तर यहाँ पे इसका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, खास करके अगर यहाँ पे नाम लिया जाए तो नाम लिया जा रहा है कि बताइएगा उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में क्या है, उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में एक नाम बताने का प्रयास करिएगा कि निम्नलिखित में से लोक सेवा आयोग प्राधिकरण कब स्थापित किया गया। आजकल यूपी का लोक सेवा आयोग काफी चर्चा में है। ठीक है,
यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में जो लोक सेवा आयोग है वो अपने आप में काफ़ी चर्चा में है, तो उसका नाम हो जाता है। मयंक पटेल लखनऊ, गुरुजी प्रयागराज पहुँच चुका हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद है भैया। कम से कम अपने साथियों का मनोबल बढ़ाइए। अगर आप लोग भी आस-पास से हैं तो कम से कम वहाँ पे जाते रहिए, ठीक है? क्योंकि ये अंधी सरकार, बहरी सरकार, गूंगी सरकार और सीधे तौर पे अंधा आयोग, बहरा आयोग, गूंगा आयोग, कम से कम उस तक अपनी बातों को अगर पहुंचाना है तो एकत्रित तो होना ही पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए ना 3 दिन बीत चुके हैं और 3 दिन बीतने के बाद भी इसे भनक नहीं लग रही है। मतलब हमारे राज्य के जितने भी आला अधिकारी हैं एकदम सुन्न मार के बैठे हुए हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे यहाँ पे, जबकि अलग-अलग स्तर पे इसका विरोध हो रहा है। और इवन आप देखिए कि हमारे प्रदेश के जो स्टार प्रचारक राज्य में जिनका नाम लिया जाता है बड़े गर्व से, हम भी गौरवान्वित होते हैं जब कहीं पे उनका नाम आता है। लेकिन जो आज उनकी एक प्रतिक्रिया ना वो बड़ा निराशाजनक है। ये बहुत गलत तरीका है। महाराष्ट्र में जाके भर-भर के चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। एक ही बात कर रहे हैं, बँटोगे तो कटोगे। तो हमें काहे बाँट रहे हो? दूसरे राज्य में जाके बोल रहे हो कि बँटोगे तो कटोगे और हमें 3 दिन 4 दिन का खेला खिला रहे हो। सारा का सारा नियम कानून स्टूडेंट पे फेल हो जाता है। अभी हमने लिस्ट दिखाई है कि अगर आपने प्राइवेट स्कूलों को सेंटर नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया? अगर उसके मानक व्यवस्थित नहीं है तो उन्हें कैंसिल करिए ना, बंद करवा दीजिए ऐसे प्राइवेट कॉलेज को। क्या ज़रूरत है चढ़ाने की? खैर, देखते हैं क्या उसका विषय है। बहरहाल वो तो जैसे लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग की जब बात की जाए तो लोक सेवा आयोग के सापेक्ष में उसके लिए एक प्राधिकरण स्थापित किया गया। पहली बात अगर देखा जाए तो लोक सेवा आयोग, ये लोक सेवा आयोग के बारे में आप जानते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पे लोक सेवा आयोग जो है उसके बारे में आपने सुना होगा। संविधान की जब बात की जाए तो संविधान में अनुच्छेद जो 312 है, ठीक है? तो संविधान का अनुच्छेद 312 ये कहता है कि लोक सेवा आयोग आपके क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। और लोक सेवा आयोग क्या करेगा? एक तो सेंट्रल होगा जिसका संदर्भ होगा यूपीएससी के बारे में और इसी तर्ज पर राज्यों के लिए क्या होगा? अपना खुद का लोक सेवा आयोग होगा। जैसे आपका यूपी पीसीएस जो काफ़ी चर्चा में है, ठीक है? तो राज्यों का अपना स्टेट लेवल का अपना पीसीएस होगा जिसे हम पब्लिक सर्विस कमीशन नाम देंगे। खासा अगर देखा जाए तो इसकी जो स्थापना की गई राज्य के यूपी पीसीएस की, तो ये स्थापित किया गया था हमारे यहाँ पे 1 अप्रैल को 1937 को। तो जब हमारे प्रदेश में 1 अप्रैल 1937 मतलब ब्रिटिश भारत था, तो उसी दशा में इसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि उस टाइम पे हमारे राज्य का नाम था संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत की जब बात की जाए तो प्रांतों के लिए सिविल सर्विस चालू किया गया। तो आपने सुना होगा क्या बोलते हैं? पीसीएस नाम देते हैं। तो क्या बोला जाता है? प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज नाम दिया जाता है। और कई बार आपने सुना होगा यूपीपीएससी अर्थात उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोनों नाम अपने आप में सही हो जाते हैं क्योंकि संयुक्त प्रांत के लिए क्या किया गया था? पीसीएस सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस शुरू किया गया। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो पीसीएस अर्थात खास करके अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये आपका स्थापित किया गया। मुख्यतः अगर देखा जाए तो वर्तमान में लापता लेडी के रूप में अगर देखा जाए तो जिसका नाम आता है संजय सिनेत। तो आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो लापता लेडी जिनको गुमशुदा का पोस्टर लगा के बच्चे खोज रहे हैं, 50 रुपए का इनाम रखा गया है। तो ये क्या हो जाते हैं? ये वर्तमान इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। मतलब हम समझ नहीं पाते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे राष्ट्रपति का पुरस्कार प्राप्त हो गया था। जो व्यक्ति छात्रों के फीलिंग को नहीं समझ सकता है, जो व्यक्ति छात्रों की भावनाओं में उसके हित के लिए फैसला नहीं ले सकता है, राष्ट्रपति जैसा व्यक्ति इतना अंधा है कि इसको पुरस्कार दे रहा है। किस काम के लिए? किस काम के लिए? आखिर किस उपलब्धि को इसने हासिल किया है, जिस कारण से इसको पुरस्कार दिया है? नो डाउट ये बड़े सिविलियन अधिकारी हैं, लेकिन इनका कार्यशैली जो है वो बिल्कुल निंदनीय है। हम इस बात को बिल्कुल खुले तरीके से कह सकते हैं। खैर, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्तमान अध्यक्ष जो हैं संजय सिनेत हैं। इनके द्वारा खास अगर इनकी बात की जाए तो इसकी क्या की जाती है? रेगुलेशन की जाती है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में? लोक सेवा प्राधिकरण। तो लोक सेवा प्राधिकरण की जब बात की जाए तो लोक सेवा प्राधिकरण जो है वो आपका स्थापित किया गया 1976 में। चूंकि आप भी जानते हैं लोक सेवा आयोग कैसे कैसे काम करे, उसका क्या एक मानक होगा, उन सारे विषयों पर लगाम लगाने के लिए खास करके ये एक रेगुलेसिंग सेंटर के रूप में क्या किया गया? स्थापित किया गया। अच्छा, अध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति कौन करता है? तो ये ध्यान रखिएगा इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल की जब बात की जाए तो राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। सामान्य दशा में अगर देखा जाए तो 5 वर्ष के लिए क्या होते हैं? यह आपके अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में अवध को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया। अवध को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया। हमें लगता है ये कल का क्वेश्चन आ गया है। खैर कोई ना, अवध को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया। अच्छा, लोक सेवा आयोग का जो मुख्य संस्थान है वो कहाँ पे है? तो अभी आपने सुना प्रयागराज में। प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में यह नाम आपको दिख मिलता है।
मिला-जुला के अगर देखा जाए तो प्रदेश को अवध के सापेक्ष में तो आपने पिछले दिनों में बताया भी था 1857, क्योंकि 1857 की जब क्रांति हो गई तो क्रांति के उपरांत खास करके आपने इससे पहले सुना होगा कुशासन का आरोप लगा के, किसका? कुशासन का आरोप लगा करके हमारे अवध रीजन की जब बात की जाए तो 1856 में अंग्रेजों ने क्या किया था, इसे कब्जे में लेने का प्रयास किया था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद पूर्णतः ये क्या हो जाता है, ये अंग्रेजों के कब्जे में हो जाता है। और यहाँ पे जो अंतिम नवाब होते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनका नाम होता है वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह क्या हो जाते हैं, इस परंपरा के अंतिम नवाब आपके जाने जाते हैं। ठीक है, बेगम हजरत महल जो इनकी पत्नी थी, इन्होंने क्या किया था, इसका पुरजोर विरोध किया था। नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बाबा कड़क साह बाजार की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलता है, कड़क साह बाबा की मजार। कड़क साह बाबा मजार की जब बात की जाए तो ये नाम समेत हो जाता है। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम समेत होता है प्रयागराज, मथुरा, फतेहपुर सीकरी या फिर आपके कौशाम्बी में। कड़क साह बाबा मजार की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। खास अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा? पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो मजारों की बात आती है तो एक नाम आपने सुना होगा बाराबंकी। बाराबंकी की जब बात की जाए तो यहाँ पे किसका है, यहाँ पे देवा शरीफ है। ठीक है, तो देवा शरीफ की जो मजार है वो कहाँ पे है, देवा शरीफ की मजार आपके बाराबंकी में पड़ती है। साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा सैयद सालार उर्स के बारे में। तो सैयद सालार उर्स की जब बात की जाए तो सैयद सालार उर्स की जो मजार है वह कहाँ पे देख मिलती है, तो यह आपके बहराइच में है। बहराइच जिले में सैयद सालार उर्स का मजार आपको दिख मिलता है। नामों की अगर बात की जाए तो इसी क्रम में आपने नाम सुना होगा, जैसे क्या नाम आता है, मलूक दास। मलूक दास की जब बात की जाए तो मलूक दास का संबंध कहाँ से आता है, इनका नाम कड़ा से आता है। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा किसके बारे में, कार्नवालिस के बारे में। तो कार्नवालिस की जो कब्र है वो कहाँ से है, कार्नवालिस की कब्र आपको दिख मिलती है हमारे यूपी में, खास करके जब हम बात करते हैं गाजीपुर लोकेशन। तो गाजीपुर में इसका नाम प्रमुख रूप से, हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति होते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की जब बात की जाए तो आपको हमने कई बार बताया है, इनकी जो मजार है वो कहाँ पे स्थित है, अमेठी जायस में इनकी मजार देख मिलती है। आपने नाम सुना होगा अशफाक उल्लाह खान के बारे में, अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान की जो मजार है वो कहाँ पे देख मिलती है, तो यह आपको देख मिलती है शाहजहांपुर में। ठीक है, शाहजहांपुर की जब बात की जाए तो शाहजहांपुर में इनकी कब्र या मजार हो जाती है। अशफाक उल्लाह खान के अलावा अगर यहीं पे देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, खास करके अगर हम नामों की बात करते हैं तो इसी क्रम में एक नाम आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं फतेहपुर सीकरी में। क्या नाम आता है, शेख सलीम चिश्ती। क्या बोलते हैं, शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती की जब बात की जाए तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यहाँ से आपको देखने को मिल जाती है। रही बात कड़क साह बाबा के बारे में, तो कड़क साह बाबा की जो मजार है वो आपके कौशाम्बी जिले में देखने को मिल जाता है। तो कौशाम्बी जिले में इनका नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी यहीं पे ध्यान रखिएगा एक नाम और से मिलता जुलता होता है, पागल बाबा मंदिर। ठीक है, तो पागल बाबा मंदिर कहाँ से समित है, पागल बाबा मंदिर की जब बात की जाए तो ये आपके इसी मथुरा वृंदावन रीजन में देख मिलता है। तो मथुरा वृंदावन की जब बात की जाए तो मथुरा वृंदावन में यह नाम देख मिलता है। एक कब्र और ध्यान रखिएगा, खास करके अकबर की कब्र, ये कहाँ पे देख मिलता है, अकबर की जो कब्र है वह आपको वर्तमान में देख मिलता है सिकंदरा, अर्थात कहाँ का नाम, आगरा। आगरा की जब बात की जाए तो आगरा का जो सिकंदरा नाम का लोकेशन है वहाँ पे अकबर की कब्र आपको दिख मिलती है। खुसरो की कब्र कहाँ पे स्थित है, तो आपने नाम सुना होगा खुसरो बाग। ये कहाँ से समित है, खुसरो बाग की जब बात की जाए तो खुसरो की कब्र हो जाती है जो आपके प्रयागराज में समित हो जाता है। ठीक है, तो प्रयागराज में खुसरो बाग विशेषतः ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो नाम आता है कि शुक्ल तालाब। शुक्ल तालाब ये वर्तमान में हमारे यूपी में कहाँ से देख मिलता है, नाम आता है बनारस, कानपुर, लखनऊ या फिर आपके मुजफ्फरनगर। नामों की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। हाँ, मलिक मोहम्मद जैसी की जब बात की जाए तो आपके अमेठी से हो जाते हैं। बाकी अगर नामों की बात की जाए तो शुक्ल तालाब कहाँ से समेत है, और क्लास में जुड़े हैं तो क्लास को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करिएगा। शुक्ल तालाब की जब बात की जाए तो शुक्ल तालाब की जो एक अवस्थिति है वह आज हमें कहाँ पे देख मिलती है। नाम की जब बात की जाए तो बनारस में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर आपके मुजफ्फरनगर में। कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो यूपी में खास करके लखनऊ में आपको हमने कई बार बताया है, यहाँ पे करेला झील है, यहाँ पे इटौजा झील है, और यहीं पे अगर देखा जाए तो आपने बक्सी का तालाब प्रमुख रूप से नाम सुना रखा होगा। तो लखनऊ में करेला है, इटौजा है, बक्सी का तालाब है। मोती झील की जब बात की जाए तो मोती झील कहाँ से समित है, तो मोती झील आपके देखे मिलता है खास करके जब हम बात करते हैं किसके बारे में, कानपुर। कानपुर के अलावा अगर देखा जाए तो रामपुर का भी नाम ध्यान रखिएगा, यह आपके प्रमुख रूप से समित हो जाता है।
साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा दरवन झील के बारे में। दरवन, दरवन झील कहाँ से समित है? तो दरवन झील की जब बात की जाए तो यह हमारी यूपी में देख मिलता है। कहाँ से? तो दरवन की जब बात की जाए तो दरवन का नाम आपने सुना होगा अयोध्या फैजाबाद से, ठीक है, अयोध्या फैजाबाद से। इसी तरीके से देवरिया ताल, ये कहाँ से देख मिलता है? तो देवरिया ताल की जब बात की जाए तो ये आपको देख मिलता है कन्नौज जिले में। कन्नौज जिले में इसका नाम देख मिलता है। बरुआ सागर, ये कहाँ से समित है? तो बरुआ सागर की जब बात की जाए तो बरुआ सागर और साथ ही साथ लक्ष्मी ताल, ये कहाँ से समित है? तो इसकी जब बात की जाए तो ये आपको देख मिलता है झांसी के अंतर्गत, ठीक है, झांसी में। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा मदन सागर, मदन सागर और इसके अलावा विजय सागर, ये कहाँ से समित है? मदन सागर और विजय सागर की जब बात की जाए तो आपके महोबा में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा सेखा झील। सेखा झील की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहाँ से है? सेखा झील की जब बात की जाए तो ये आपके अलीगढ़ में पड़ता है, ठीक है, अलीगढ़ में। सूर सरोवर कहाँ से समित है? तो सूर सरोवर की जब बात की जाए तो यह आपके आगरा की जब बात की जाए तो आगरा में इसका नाम देखने को मिल जाता है, आगरा में। बाकी अगर देखा जाए तो नामों को आधारित करते हुए आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, चिलुआ ताल, ठीक है, चिलुआ ताल, चिलुआ ताल के अलावा कंदला ताल, ये सब कहाँ से समित हैं? तो इनकी जब बात की जाए तो ये नाम आपको मिलता है आज के सापेक्ष में जो यूपी का गोरखपुर रीजन है, ठीक है। तो गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर का नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। नामों की जब बात की जाए तो एक नाम सुना होगा आपने नौ झील, कहाँ से समित है? नौ झील की जब बात की जाए तो ये आपके मथुरा में अवस्थित है, ठीक है। मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा में। बनारस में कौन है? गौड़ झील की जब बात की जाए तो गौड़ झील आपके बनारस की जब बात की जाए तो वहाँ पे इसकी अवस्थिति हो जाती है। तो शुक्ल तालाब की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे बना? ये आपके मुजफ्फरनगर में। एक्चुअली हमने आपको कई बार बताया शुक्राचार्य ऋषि के बारे में, ठीक है। तो शुक्राचार्य ऋषि की जब बात की जाए तो शुक्राचार्य ऋषि से समित हो जाता है आपके शुक्ल तालाब। तो ये कहाँ से समित है? मुजफ्फरनगर की जब बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में इसकी अवस्थिति प्रमुख रूप से दिख मिलती है, ठीक है। नाम आता है कि अर्गा पार्वती मंदिर, अर्गा पार्वती मंदिर की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिलता है। ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अर्गा पार्वती मंदिर। खास अगर इसकी बात की जाए तो यूपी के किस जिले में पड़ता है? बिजनौर में, कन्नौज में, सहारनपुर में या फिर आपके गोंडा में। अर्गा पार्वती मंदिर। अर्गा पार्वती की जब बात की जाए तो बेसिक आपने सुना होगा पार्वती मैया भगवान शंकर की पत्नी। खास अगर इनकी बात की जाए तो पूजा अर्चना में इनका नाम आता है। बालिकाओं के माध्यम से खास करके अधिक मात्रा में जो पूजा की जाती है वो पार्वती देवी की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि पार्वती ने मनचाहा वर प्राप्त किया था भगवान शंकर को। तो उसी तरीके से बच्चियां भी क्या करती हैं? पार्वती मैया का आराधना करती हैं ताकि उनको भी अपने मन मांगिक जो पति हो वो प्राप्त हो। बहरहाल आज अगर हम बात करें तो देवियों के सापेक्ष में जैसे आपने नाम सुना होगा हमारे यहाँ पे नवचंडी देवी का मंदिर, ये कहाँ से समित है? तो यह आपको दिख मिलता है आज के सापेक्ष में खास करके मेरठ में, ठीक है। आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? विंध्याचल देवी मंदिर। तो विंध्याचल देवी मंदिर कहाँ से समित है? हमारे यूपी में ये देवी मंदिर आपको दिख मिलता है मिर्जापुर में, ठीक है, मिर्जापुर में ये नाम आता है। आपने नाम सुना होगा देवी पाटन मंदिर, ये कहाँ से समित है? तो देवी पाटन की जब बात की जाए तो ये आपके बलरामपुर जिले से समित हो जाता है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा शाकंभरी देवी मंदिर, ये कहाँ से समित है? तो शाकंभरी देवी मंदिर की जब बात की जाए तो ये आपके सहारनपुर जिले से समित हो जाता है, ठीक है, सहारनपुर से। देवी मंदिरों की जब बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा बेल्हा देवी मंदिर, ठीक है, बेल्हा देवी मंदिर ये कहाँ से समित है? तो बेल्हा देवी मंदिर की जब बात की जाए तो ये आपके प्रतापगढ़ जिले से समित हो जाता है, ठीक है। चंदिका देवी मंदिर ये कहाँ से समित है? तो चंदिका देवी मंदिर की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलता है आज के यूपी के क्रम में खास करके लखनऊ का नाम। तो लखनऊ में ये नाम समित होता है। आपने नाम सुना होगा लेहड़ा देवी मंदिर के बारे में, ठीक है, लेहड़ा देवी मंदिर ये कहाँ से समित है? तो ये आपके महाराजगंज जिले की जब बात की जाए तो महाराजगंज जिले में। आपने नाम सुना होगा बुढ़िया देवी मंदिर के बारे में, ठीक है, बुढ़िया माई मंदिर, ठीक है। तो बुढ़िया माई मंदिर की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है? यह आपको दिख मिलता है गोरखपुर जिले में, ठीक है। गोरखपुर जिले की जब बात की जाए तो गोरखपुर जिले में बुढ़िया माई मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। तो हमारे यहाँ पे कई सारे देवी मंदिर आपको दिख मिलते हैं। अब देवी मंदिर की जब बात की जाए तो इसी क्रम में अर्गा पार्वती मंदिर कहाँ से समित है? तो आपके गोंडा में पड़ता है। एक्चुअली गोंडा में आपने सुना होगा पार्वती अरंगा, पार्वती अरंगा क्या बोलते हैं वन्यजीव विहार। तो पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार की जब बात की जाए तो ये आपके इसी गोंडा में पड़ता है। हमने आपको कई बार रिलेट भी कराया है कि पार्वती मैया का दूसरा नाम क्या था? गौरा जी, ठीक है। तो गौरा जी की जब बात की जाए जो भगवान शंकर की पत्नी थी तो पार्वती मैया का दूसरा नाम था गौरा जी और गौरा से गौंडा, ठीक है। तो आप रिलेट कर पाते हैं
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार जो है वो आपके गोंडा के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो गोंडा में पार्वती अरंगा नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोंडा की जब बात की जाए तो गोंडा का ओडीओपी जो है वो क्या है, ओडीओपी की जब बात की जाए तो ये दलहन उत्पाद हो जाता है। ठीक है, दलहन उत्पाद की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी गोंडा में अभी आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे जो एक मेडिकल कॉलेज है, इस मेडिकल कॉलेज की जब बात की जाए तो इस मेडिकल कॉलेज का नाम जो किया गया है वह किसके नाम पे, तो आप भी जानते हैं कि राजा बख्श खान, क्या बोलते हैं, राजा बख्त खान की जब बात की जाए तो राजा बख्त खान जो 1857 की क्रांति के सिपाही थे, जिनका संबंध बिजनौर से आता है, तो उन्हीं के संबंध से राजा राव बख्श खान खास करके नाम आता है कि ब्रज की मीरा किसको हम नाम देते हैं, ब्रज की मीरा हम किसको नाम देते हैं। खास अगर इनकी बात की जाए तो मीराबाई महादेवी वर्मा, विट्ठलनाथ या फिर आपके ताज बेगम। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम समित हो जाता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में ब्रज की मीरा, देखिए मीरा की उपलब्धि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। मीरा को हम किस लिए जानते हैं, क्योंकि मीरा की जो संकल्पना है वो एक तरीके से कह सकते हो कि जब हम बात करते हैं किसके रूप में, कृष्ण भक्त के रूप में, तो कृष्ण भक्त के रूप में अगर देखा जाए तो मीरा का नाम शामिल हो जाता है। हालांकि कृष्ण भक्त कम कृष्ण की प्रेमिका हम कह सकते हैं। जिस तरीके से राधा रानी ने भगवान कृष्ण से अनन्य प्रेम किया, उसी तरीके से यहाँ पे मीराबाई का नाम आता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, आधुनिक मीरा का नाम कई बार चर्चा में रहता है। आधुनिक मीरा, तो आधुनिक मीरा की जब बात की जाए तो आधुनिक मीरा हम किस कहते हैं, महादेवी वर्मा जो हिंदी भाषा के लेखिका हैं, फर्रुखाबाद से इनका संबंध आपको देख मिलता है। तो फर्रुखाबाद की जब बात की जाए तो फर्रुखाबाद से इनका संबंध हो जाता है। बाकी मीराबाई की जब बात की जाए तो मीराबाई तो अपने आप में कृष्ण भक्त थी, उन्हीं के नाते इनको मीरा नाम ही दिया गया है। यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा ताज बेगम। ताज बेगम की जब बात की जाए तो एक तरीके से आप कह सकते हो एक मुस्लिम महिला थी, लेकिन इनकी जब बात की जाए तो ये ब्रज मंडल में निवास करती थी। और मुख्यतः अगर देखा जाए तो इनके द्वारा कृष्ण की जब बात की जाए तो अनन्य कृष्ण भक्त थी, तो इसी नाते इनको ब्रज मंडल की मीरा नाम दिया जाता है। खासा उस टाइम पे आपने सुना भी होगा, विट्ठलनाथ वगैरह की जब बात की जाए तो ये इनके गुरु के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अष्टछाप कपियों वगैरह की जो श्रृंखला थी उसको शुरू किया था। तो जो अष्टछाप वगैरह होता है, अगर उसकी बात की जाए तो अष्टछाप के सापेक्ष में विट्ठलनाथ का नाम आता है। और उसी संबंध में खास करके ताज बेगम उनकी शिष्या भी थी। बाकी रही बात मीराबाई, तो मीराबाई कृष्ण भक्त थी। इनके गुरु का नाम ध्यान रखिएगा, अभी परीक्षा में पूछा गया था, रैदास। क्या नाम आता है, रैदास। तो रैदास की जब बात की जाए तो रैदास को ये क्या मानती है, अपना गुरु मानती हैं। रैदास कम रविदास, ठीक है, उनको एक और नाम दिया जाता है रविदास। तो रविदास की जब बात की जाए तो रविदास को मीराबाई क्या मानती हैं, अपना गुरु भी मानती हैं। ठीक है, तो अभी इनका एक महोत्सव आयोजित किया गया था मथुरा के अंतर्गत, तो इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो आधुनिक युग की मीरा जो है उनका नाम है महादेवी वर्मा। मीराबाई अपने आप में मीराबाई थी, जिन्होंने जहर का प्याला पी लिया था कृष्ण भक्ति में। और ताज बेगम की जब बात की जाए तो ताज बेगम, जिनको हम ब्रज मंडल की मीरा नाम देते हैं। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि किसके द्वारा किस्सा कन्हैया राधा कृष्णा ये लिखी गई है। मतलब आप कह सकते हो एक पुस्तक लिखी गई है, एक कविता लिखी गई है, किस्सा राधा कन्हैया का। किस्सा राधा कन्हैया की जब बात की जाए तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, नाम आता है सैयद आगा हसन अमानत के द्वारा, नवाब वाजिद अली खान के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, या फिर बाबू गोपाल चंद के द्वारा। कौन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। किस्सा राधा कन्हैया का बेसिक अगर देखा जाए तो जो किस्सा राधा कन्हैया का है, अगर इनकी बात की जाए तो ये नाम समित जो होता है, खासा आपने सुना होगा, ये हमारे यूपी के एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या लिखा है, कवि वचन सुधा लिखा है, कवि वचन सुधा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारतेंदु मैगजीन, भारतेंदु मैगजीन के अलावा अगर देखा जाए तो इन्हीं के माध्यम से नाम आपने सुना होगा किसके बारे में, बाल बोधनी। ठीक है, और साथ ही साथ भारत दुर्दशा, ये कुछ नाम आपके क्या हो जाते हैं, इनके द्वारा शामिल हो जाते हैं। रही बात किस्सा राधा कन्हैया का, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, ये बेसिकली लिखा गया है नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा। नवाब वाजिद अली शाह की जब बात की जाए तो ये आप भी जानते हैं, जिनके समय काल को हम क्या मानते हैं, अवध की कला, अवध की कला के दृष्टिकोण से खास करके हम क्या नाम देते हैं, स्वर्ण काल नाम देते हैं। तो अवध की कला का जो स्वर्ण काल नाम दिया जाता है वह किसके रूप में जाना जाता है,
तो वह नाम दिया जाता है नवाब वाजिद अली शाह। बेसिक अगर देखा जाए तो इन्होंने स्वयं को क्या किया है, प्रमोट किया है। हालांकि ये नवाब थे, लेकिन इनका क्या करना था, ये स्वयं के नाम का इस्तेमाल ना करते हुए अख्तर पिया नाम इस्तेमाल करते थे। और अख्तर पिया नाम से ये क्या करते थे, बेसिकली आप कह सकते हो कि ठुमरी जो होती है, उस ठुमरी की बंदिशें लिखते हैं। ठीक है, तो ठुमरी की बंदिशों की जब बात की जाए तो स्वयं क्या करते थे, जो लिरिक्स होती हैं, ठुमरी की जो लिरिक्स होती हैं, उस लिरिक्स को इनके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो ठुमरी की बंदिशों की जब बात की जाए तो ठुमरी की बंदिशें जो लिखी जाती हैं वह किसके माध्यम से, तो आप कह सकते हो नवाब वाजिद अली शाह अख्तर पिया नाम से लिखते थे। और नवाब वाजिद अली शाह की जब बात की जाए तो उन्होंने अपने समय काल में क्या किया था, खास अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने अपने समय काल में अपने अवध की कला संस्कृति को प्रमोट किया था। बेसिक अगर देखा जाए तो हमारी यूपी में जो कथक नृत्य वगैरह है, ठीक है, कथक नृत्य, एक्चुअली आप भी जानते हैं कथक नृत्य पहले क्या होता था, मंदिरों में होता था। लेकिन मंदिरों से ला करके हमारे यहाँ पे दरबारों में एक तरीके से उनको संरक्षित करना और उसको और बढ़ाने की कोशिश की गई, तो ये नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा ही किया गया। इसी नाते इनके काल को स्वर्ण काल नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। नाम आता है कि निम्नलिखित में से बीड़ी किस वृक्ष से बनाया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग बा। लेकिन उस जिगर से जलाने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आखिर ये बीड़ी बनता कैसे है, कौन सा ऐसा पौधा है, कौन सा ऐसा पेड़ है जो बीड़ी बनाने में विशेषतः प्रयोग किया जाता है। लाख से, चीड़ से, बेत से, तेंदू से, कौन सा नाम यहाँ से आपका समेत हो जाता है। नामों की जब बात की जाए तो यह नाम समेत हो जाता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के संदर्भ में यह नाम समित होता है। एक्चुअली आप भी जानते हैं लाख जो होते हैं, लाख से हमारे यहाँ पे क्या होता है, खिलौना बनाया जाता है। और खिलौने के अलावा अगर देखा जाए तो जो चूड़ी वगैरह होती हैं इनको बनाया जाता है। चीड़ देवदार की जब बात की जाए तो ये काफ़ी मजबूत लकड़ी होती है और घरों के जो फर्नीचर होते हैं वह इसके माध्यम से आपके बनाए जाते हैं। बेंत की जब बात की जाए तो बेंत से आपकी जो छड़ी वगैरह होती है या जो खेल की सामग्री होती है यह आपके बनाई जाती है। ठीक है, तो खेल सामग्री और जो छड़ी वगैरह होती है वह बनाई जाती है। तेंदू के पत्ते से, खासा ध्यान रखिएगा, तेंदू के पत्ते से क्या किया जाता है, बीड़ी बनाया जाता है। एक्चुअली होता क्या, जो तंबाकू होता है, तो सिगरेट तो आपने देखा होगा, सिगरेट की जब बात की जाए तो उसके कागज के खोखे में रख दिया जाता है, पीने में मजा आता है। लेकिन जब हम तेंदू की बात करें तो तेंदू के पत्ते में खास करके आपने देखा होगा कि तंबाकू रख करके उसे लपेट दिया जाता है और धागे से उसे बांध दिया जाता है। तो बीड़ी जो होता है, पहलवान छाप बीड़ी जो है, खुकरी जिसे नेपाली में कहते हैं, वह पत्ते से आपका बनाया जाता है। इवन अगर हम पत्ते की बात करें तो आपने नाम सुना होगा महुआ और साखू। तो महुआ और साखू की जब बात की जाए तो महुआ और साखू के पत्ते से क्या होता है, हमारे यहाँ पे दोना और पत्तल जो होता है यह बनाया जाता है। तो दोना और पत्तल की जब बात की जाए तो महुआ और साखू के पत्ते से बनाए जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो नामों को आधारित करते हुए आपने नाम सुना होगा, जैसे रबड़ का पौधा, रबड़ के पौधे से क्या मिलता है, रबड़ बनाया जाता है। अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो हींग जो होता है ये भी आपके पौधे से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो हींग की जब बात की जाए तो हींग भी क्या होता है, आपके पौधे से प्राप्त हो जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा तारपीन तेल। ठीक है, तारपीन तेल की जब बात की जाए तो तारपीन तेल जो है ये भी आपके बिरोजा नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। और इसकी जब बात की जाए तो इसका इस्तेमाल पेंटिंग वगैरह में किया जाता है। बाकी एक उत्पाद और आपने सुना होगा कत्था। कत्था की जब बात की जाए तो ये कहाँ से मिलता है, तो ये आपके खैर नाम के पौधे से मिलता है। खैर नाम के पौधे से कत्था मिलता है। एक पौधा जरूर ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी में आपने सुना होगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस इसे क्या बोलते हैं, इसे हम पर्यावरण आतंकवादी नाम देते हैं। तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, साका के बारे में। तो खासा ध्यान रखिएगा, साका के द्वारा एक बात जो कही गई है किसके बारे में, कि आतंकवादियों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती है। तो पर्यावरण आतंकवादी जो नाम दिया जाता है वो हमारे यहाँ पे इसी यूकेलिप्टस को नाम दिया जाता है, क्योंकि इसके काम जो है वो गलत है तो पौधा ग्रीनरी वाला, लेकिन ग्राउंड वाटर का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करता है। तो इसी नाते इसे क्या बोला जाता है, पर्यावरण आतंकवादी नाम दिया जाता है। तो आतंकवादी भी कोई गलत थोड़ी ना होता है, व्यक्ति यह होता है लेकिन वो दूसरे रास्ते पे चला जाता है, गलत रास्ते पे, उसी कारण से उसे आतंकवादी नाम दिया जाता है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं यूकेलिप्टस, जिसको हम सफ़ेदा भी नाम देते हैं, ये ग्राउंड वाटर को ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करता है, इसी नाते पर्यावरण आतंकवादी इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, नामों की जब बात की जाए तो नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क, ये कहाँ पे आपको देख मिलता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क की जब बात की जाए
तो ये समित आपको देख मिलता है। सिगरेट इंजीरियस फॉर हेल्थ, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। अगर ऐसा लिखा है तो सरकार उसे बनवाती नहीं, बड़ी मात्रा में उसकी दुकानें नहीं होती हैं, लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार चल रहा है। जितने लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल आपको संतोष पागल बना रहे हैं, ठीक है। हम संतोष पागल ना हैं। सिगरेट बिल्कुल किसी प्रकार का कोई भी आपके हेल्थ के लिए इंजीरियस नहीं है। अगर ऐसा होता तो गली मोहल्ले नुक्कड़ पे खुलेआम ऐसा नहीं बेचा जाता, उसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ लगाम लगती। वो स्वास्थ्य हितकर है। कई बार आपने देखा होगा जब आपको अधिक मात्रा में स्ट्रेस होती है, नींद होती है या बेचैनी होती है, आप एक कस लगा लीजिए, वाह भाई वाह, दुनिया आपके हाथ में हो जाती है, ठीक है। खैर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम आता है किसको लेकर के, यूपी को लेकर के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कई बार हमारे दिमाग में आता है कि एक बार पी के देखें कि आखिर इसका स्वाद कैसा होता है। ये एक बार हमने गुटखा खाई थी, मतलब बचपन में, हमें लगता है करीब करीब 5-7 साल के रहे होंगे, तभी हमने खाया था। तब उस टाइम पे हमारे लोकल में वो आता था सुपर, फूलचंद सुपर। तो सहयोग से हमने थोड़ा सा लिया और मतलब रगड़ उगड़ कर मुंह में डाला, अरे भाई साहब दिमाग घूम गया, तुरंत कुल्ला कर दिए। और हमें लगता है कि वो प्रैक्टिकल हमारा बेहतर रहा। तब से लेकर अभी तक उससे दूरी बना के बैठे हैं, ठीक है। लेकिन सिगरेट पीने का मन बहुत करा, खास करके तब किया था जब लखनऊ में रहते थे, क्योंकि लखनऊ में लोग चाय कम पीते हैं, सिगरेट ज़्यादा पीते हैं। आधा चाय ले लेंगे, एक सिगरेट। हम सोचते हैं कि स्ट्रेस दूर कैसे होता है, कभी हम भी करें, ठीक है। लेकिन उस लेवल का स्ट्रेस मिले तो फिर एक बार ट्राई करें। बहरहाल अभी देखते हैं कब वो समय आएगा, भगवान करे उससे दूरी रहे, लेकिन फिर भी ट्राई करने का मन करता है कई बार। खैर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी बात आती है, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया पार की जब बात की जाए तो उसका संबंध किससे हो जाता है। नामों की जब बात की जाए तो ये नाम समेत होता है। राम मनोहर लोहिया पार की जब बात की जाए तो देखिए आगरा में तो नहीं है, आगरा में आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, चार बाग शैली में, यहाँ पे राम बाग है, ठीक है। चार बाग शैली की जब बात की जाए तो चार बाग शैली के रूप में यहाँ पे राम बाग का नाम आपको जरूर देख मिलता है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे लोहिया पार्क कहाँ पे स्थित है, लोहिया पार्क की जब बात की जाए तो ये लखनऊ में आता है। लखनऊ में लोहिया पार्क है। लखनऊ में आपने नाम सुना होगा जनेश्वर पार्क। जनेश्वर पार्क के अलावा यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, रमाबाई स्मृति स्थल, रमाबाई स्मृति स्थल। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपको क्या नाम देख मिलता है, लोहिया पार्क, अंबेडकर पार्क, अंबेडकर पार्क। साथ ही साथ अब तो नए नए प्रकार के बनाए जा रहे हैं, जैसे हैप्पीनेस पार्क, हाथी पार्क, कुत्ता पार्क, ठीक है। कई सारे नाम आपके यहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं, बंदरवन, ठीक है। तो ये सब आपके लखनऊ के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लखनऊ के अंतर्गत ये नाम ध्यान रखिएगा। हाँ, ट्रैफिक पार्क अभी पूछा गया था, तो ट्रैफिक पार्क कहाँ से समित है। ट्रैफिक पार्क की जब बात की जाए तो ट्रैफिक पार्क जो आपका स्थापित किया गया है वो आपके प्रयागराज में, प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में ट्रैफिक पार्क जो है वह आपका स्थापित किया गया है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो नाम समित होता है किसके रूप में, बुंदेलखंड किस खेती के लिए जाना जाता है, मतलब बुंदेलखंड का जो एरिया है वहाँ पे किस प्रकार की खेती करी जाती है, बुंदेलखंड में किस एक प्रकार की खेती करी जाती है। मेडिकल डिवाइस पार्क ग्रेटर नोएडा, हाँ बिल्कुल सही करें। अरे टैलेंट पढ़ लो, ठीक है। सही बता रहे हैं, जिंदगी में दुइयों कदम अगर आगे चलना है ना तो इन छिनरई से दूर रहो, नहीं तो जीवन कहाँ पहुंच जाएगा खुद ना पता चलेगा। और अंतिम समय ऐसा आएगा जहाँ पे हो सकता है कि मृत्यु के आगोश में चले जाओ, ठीक है। दूरी बना के रखो, बहुत बेकार चीज़ होती है। अपने आप में खुद को समझो कि हम परिजात हैं, जिसके जीवन में कोई ऐसा मतलब नहीं है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो यह नाम समित हो जाता है।
बुंदेलखंड। खास अगर इसकी बात की जाए तो समित होता है चना, आम, पपीता या फिर लीची। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर लीची की बात की जाए तो लीची कहाँ से समित है? लीची हमारे यहाँ पे सहारनपुर जिले से समित है। इवन सहारनपुर की अगर बात की जाए तो इसी सहारनपुर में और भी कई सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। खासा अगर यहाँ पे देखा जाए तो रसीले फल, रसीले फलों की जब बात की जाए तो रसीले फलों का जो नाम होता है वह यहाँ से आपको मिलता है। इसमें आपने नाम सुना होगा जैसे संतरा, संतरा के अलावा अगर देखा जाए तो मौसमी, मौसमी के अलावा लीची, आम, नींबू, तो ये सब आपके यहाँ पे उगाए जाते हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो आम के लिए आपका लखनऊ फेमस है, हालांकि पूरा यूपी फेमस है, लेकिन आम के अलावा अगर देखा जाए तो बनारस फेमस हो जाता है। बनारस के अलावा आपका जो सहारनपुर मेरठ का रीजन है वो भी अपने आप में काफ़ी फेमस हो जाता है। ठीक है, चना की जब बात की जाए तो चना आपके उससे बुंदेलखंड एरिया से समित होता है। एक्चुअली बुंदेलखंड एरिया की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड एरिया में खास करके आपने सुना होगा यहाँ पे मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं है और वर्षा वितरण जो है वो भी बिल्कुल क्या होता है, ना के बराबर होता है। तो मिट्टी भी बहुत उपजाऊ नहीं है और वर्षा वितरण भी बहुत कम होता है। तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हो फसल उगाए जाते हैं जिनकी मात्रा क्या होती है, कम पानी की ज़रूरत वाली होती है। जैसे आप कह सकते हो नींबू वर्गीय पौधे, ठीक है? तो नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं उनका उत्पादन किया जाता है। आपने चना का नाम सुना होगा तो चना हो जाता है। चना के अलावा अगर देखा जाए तो दलहन पौधे आप बेसिकली कह सकते हो, क्योंकि दाल वाली पौधों की जब बात की जाए तो उनको क्या होता है, कम मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। इवन अगर देखा जाए तो इसी बुंदेलखंड एरिया में आपने नाम सुना होगा काठिया गेहूँ के बारे में। लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो काठिया गेहूँ जो कम सिंचाई, कम पानी में उगाया जाता है, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। तो जीआई टैग प्राप्त काठिया गेहूँ की जब बात की जाए तो ये भी आपके इसी बुंदेलखंड एरिया से जाना जाता है। इवन अगर देखा जाए तो इसी बुंदेलखंड में महोबा आपने नाम सुना होगा। महोबा अपने आप में काफ़ी फेमस है किसके लिए? पान उत्पादन के लिए। तो महोबा पान उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये भी आपके इसी बुंदेलखंड से समित हो जाता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड खास किसके लिए जाना जाता है? आपके चना उत्पादन के लिए। ब्रिटिश शासन में पशुपालन की जब बात की जाए तो पशुपालन विभाग स्थापित किया गया। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पशुपालन विभाग स्थापित किया गया। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत यह नाम देख मिलता है पशुपालन विभाग। एक्चुअली ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों को एक बात क्लियर हो गई कि हमें राजस्व लेना है भारतीयों से, खास करके इनसे रेवेन्यू कमाना है, तो इनके लिए हित की बात करनी पड़ेगी। तो पहले जो रेवेन्यू होता था वो जस का तस वसूलते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर इनको बेहतर उत्पादन मिलेगा तो उससे रिवॉर्ड भी हमें बेहतर मिलेगा। तो इसी कारण से हमारे यहाँ पे क्या किया गया, पहले चरण में कृषि विभाग स्थापित किया अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेजों ने कृषि विभाग जो स्थापित किया वह 1875 में स्थापित किया। हालांकि स्वतंत्र रूप से जो कृषि विभाग स्थापित हुआ वह स्थापित हुआ आपके कह सकते हो कि मतलब स्वतंत्र विभाग नहीं, स्वतंत्र रूप से कृषि विभाग, स्वतंत्र रूप से कृषि विभाग जो स्थापित हुआ वह कब स्थापित हुआ, तो वह स्थापित किया गया आपके 1919-20 में। ठीक है, 1919-20 में स्थापना की गई। और इसी क्रम में आप कह सकते हो जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे क्या किए गए, अलग अलग विभाग आपके स्थापित किए गए। तो नामों की जब बात की जाए तो यहाँ पे पशु पालन विभाग जो स्थापित हुआ वह आपके 1944 में स्थापित किया गया। जैसे 1935 में हमारे यहाँ पे गन्ना विभाग स्थापित किया गया। इसी तरीके से 1935 की जब बात की जाए तो इसी टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या किया गया था, खास करके आप कह सकते हो वन विभाग जो है उसकी स्थापना करी गई थी। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा जैसे 1866 में 1966 में क्या स्थापित किया गया, 1966 में आपके मत्स्य पालन विभाग को स्थापित किया गया। ठीक है, आपने नाम सुना होगा 1988 में क्या स्थापित किया गया, गो सेवा आयोग। ठीक है, तो गो सेवा आयोग की जब बात की जाए तो ये आपके स्थापित किया गया। तो अलग अलग चरण में हमारे यहाँ पे क्या हुए, अलग अलग प्रकार के जो विभाग होते हैं वह आपको नाम देख मिलता है। तो 1944 में पशुपालन विभाग यह आपका स्थापित किया गया। ठीक है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रानी उम्म तुम जुम हरा, क्या नाम है, रानी उम्म तुम जुम हरा उर्फ बहू बेगम, बहू बेगम का जो मकबरा है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? बहू बेगम मकबरे की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। नवाब असफुद्दौला, नवाब सादत अली खान, नवाब शुजाउद्दौला या फिर नवाब गाजीउद्दीन हैदर। कौन से एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके माध्यम से यह आपका स्थापित किया गया? कौन से एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके माध्यम से क्या किया गया,
यह प्रॉपर तरीके से आपका बहू बेगम का जो मकबरा है वह स्थापित किया गया। बहू बेगम का मकबरा यह नाम देखने को मिलता है। बहू बेगम मकबरा। आज बहू बेगम मकबरे की जब बात की जाए तो उसका संबंध कहाँ से हो जाता है? तो बहू बेगम मकबरे के बारे में आपने सुना होगा। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में यह नाम समेत आपको देख मिलता है, बहू बेगम मकबरा। बहू बेगम मकबरा। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, बहू बेगम मकबरे की जब बात की जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको पूरब का ताज बोला जाता है, पूर्वांचल का ताज। तो पूर्वांचल के ताज की जब बात की जाए तो पूर्वांचल का ताज क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये भी पत्नी के मकबरे के रूप में इसकी स्थापना की गई है। खासा इसकी अवस्थिति की जब बात की जाए तो कहाँ पे देख मिलता है? फैजाबाद में। आज फैजाबाद में इसकी स्थापना है। इसी क्रम में आपने सुना होगा गुलाब बाड़ी यहीं पे पड़ती है। गुलाब बाड़ी की जब बात की जाए तो गुलाब बाड़ी की एक ऐसी संकल्पना है, बताया जाता है कि विश्व में अलग अलग प्रकार के जो गुलाब पाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके गुलाब हैं वह आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। खासा अगर इनकी बात की जाए तो ये जो बहू बेगम का मकबरा है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो ये आपके नवाब शुजाउद्दौला, क्या बोलते हैं? नवाब शुजाउद्दौला की जब बात की जाए तो नवाब शुजाउद्दौला के संदर्भ में खास करके इन्होंने अपनी पत्नी के लिए क्या किया था? इसकी स्थापना करी थी। तो नवाब शुजाउद्दौला की जब बात की जाए तो नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी पत्नी की याद में बेगम का मकबरा, बहू बेगम का मकबरा निर्माणित किया, जो खास करके किसके रूप में जाना जाता है? बहू बेगम के मकबरे के रूप में जाना जाता है। कहाँ से समित है? तो ये आपके प्रयागराज में देखने को सॉरी फैजाबाद में देखने को मिलता है। आजकल प्रयागराज बहुत ज़्यादा आ रहा है। फैजाबाद में इसकी स्थापना करी गई है। क्योंकि आप भी जानते हैं फैजाबाद क्या था? फैजाबाद एक टाइम ऐसा था जो खास करके किसके लिए जाना जाता है? अवध के नवाबों की राजधानी थी। अवध के नवाबों की जब बात की जाए तो अवध के नवाब की पूर्व राजधानी थी। बाद में क्या किया गया? लखनऊ को बनाया गया। तो इसी फैजाबाद में ही क्या किया इन्होंने? अपनी बेगम को याद करते हुए यह क्या किया? यह आपका नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा बहू बेगम मकबरा बनाया गया। ठीक है। एक नाम आता है कि बताइएगा रामपुरा का किला। ये रामपुरा का किला जो है वो कहाँ पे आपको मिलता है? रामपुरा का किला जो है वह आपके यूपी में देखने को मिलता है। अलीगढ़, मिर्जापुर, बुंदेलखंड या फिर कानपुर में? रामपुरा का किला। रामपुरा किले की जब बात की जाए तो इसकी बिसात अपने आप में काफ़ी फेमस है। और खास करके ऐसे छोटे-मोटे किले कई सारे इस रीजन में आपके बनाए गए हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आपने नाम सुना होगा किलों के बारे में, जैसे आपने नाम सुना होगा चुनार का किला। ये कहाँ से समित है? तो चुनार के किले की जब बात की जाए तो ये नाम से पता चल रहा है मिर्जापुर। ठीक है। मिर्जापुर की जब बात की जाए तो यहाँ पे देवगढ़ का किला, ये कहाँ से समित है? देवगढ़ के किले की जब बात की जाए तो ये आपको देख मिलता है हमारे यूपी के सापेक्ष में जब हम नाम देते हैं ललितपुर जिले का। ललितपुर में इसका नाम आता है। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा कलिंजर का किला। ये कहाँ से समित है? तो कलिंजर के किले की जब बात की जाए तो आपके जो बांदा लोकेशन है, इससे बांदा से इसका संबंध हो जाता है। बांदा महोबा की जब बात की जाए तो कलिंजर का किला यहाँ से समित हो जाता है। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा रामनगर का किला। ये कहाँ से समित है? ये आपके बनारस में देख मिलता है, जहाँ का दशहरा रामलीला काफ़ी फेमस है। नामों की जब बात की जाए तो इसी अंतर्गत आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? किलों की जब बात की जाए तो एक नाम और आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है, अ, जाजा मऊ का किला। जाजा मऊ का किला ये कहाँ से समित है? यह आपके कानपुर में देख मिलता है। इसी तरीके से बिजली पासी का किला, ये कहाँ से समित है? बिजली पासी का किला ये देख मिलता है हमारे यूपी के लखनऊ में। आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? शाही किला।
ये कहाँ से समित है? तो शाही किला आपके जौनपुर में देखने को मिल जाता है। बाकी प्रयागराज का लाल किला है, आगरा का लाल किला है, ठीक है? और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बाकी अगर देखा जाए तो क्लियर? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, शाही किला जौनपुर में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये रामपुरा का किला कहाँ से समित है? तो ये आपके बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है। आजकल आपने नाम सुना होगा जालौन का, तो जालौन की जब बात की जाए तो जालौन का नाम यह प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। जालौन की जब बात की जाए तो जालौन का नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। जालौन में इसकी अवस्थिति दिख मिलती है। नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति ऐसी है जो मुख्य भोजन के रूप में क्या करती है? खास करके मछली और चावल इस्तेमाल करती है। कौन सी एक ऐसी जनजाति है जो मुख्य भोजन के रूप में मछली और चावल का इस्तेमाल करती है? मछली और चावल। खास अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम आपको दिख मिलता है। मछली और चावल की जब बात की जाए तो मछली और चावल का ये लोग क्या करते हैं? सेवन करते हैं। मछली और चावल की जब बात की जाए तो मछली और चावल का सेवन इनके द्वारा किया जाता है। आज अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध क्या होगा? देखिए, थारू जनजाति की जब बात की जाए तो ये तो हिंदू परंपरा को मानने वाले हैं और इनके माध्यम में मांस वगैरह का सेवन नहीं मिलता है। बाकी अगर देखा जाए तो इनका मुख्य भोजन जो है वो चावल है और चावल की जब बात की जाए तो ये मिजनी और बेरी, ये 2 नामों से क्या करते हैं? चावल का सेवन करते हैं, ठीक है? खरवार जनजाति की जब बात की जाए तो खरवार ये कत्था बेचने वाली एक जनजाति है और कत्था की जब बात की जाए तो खैर नाम के पौधे से क्या होता है? इसका मात्रा प्राप्त होता है। तो खरवार की जब बात की जाए तो यह सहमत है। बुक्सा की जब बात की जाए तो बुक्सा आपके बिजनौर जिले में निवास करने वाली जनजाति है। बाकी अगर देखा जाए तो माहीगीर, एक्चुअली माहीगीर की जो एक संकल्पना है वो थोड़ी-सी क्या है? ये हमारे यहाँ पे इस्लाम आधारित है। और इस्लाम आधारित इस जनसंख्या की जब बात की जाए तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? व्यवसाय की जब बात की जाए तो ये मछली पकड़ना, मछली पकड़ना क्या है? इनका व्यवसाय है। तो आप समझिएगा कि जैसे जो मछुआरा समुदाय से समित व्यक्ति है, जो दिन भर मछलियाँ मारता रहता है, तो वो सब्जी थोड़ी ना खरीदेगा, ठीक है? तो वो मछली का ही सेवन करता है। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है? माही गिर जनजाति की जब बात की जाए, जो हमारे यूपी के तराई क्षेत्रों में निवास करती है, खास अगर इनकी बात की जाए तो ये इस्लाम धर्म को मानती हैं और इनकी भाषा की जब बात की जाए तो इनकी जो भाषा होती है, वो भाषा भी थोड़ी अलग होती है। बेसिक आप कह सकते हो कि जो हिंदी की खड़ी बोली है, लगभग-लगभग हिंदी की जो खड़ी बोली है, उसी के आस-पास मिलती है, ठीक है? हिंदी की खड़ी बोली जैसी इनकी जो होती है, वो भाषा आपको दिख मिलती है। मूलतः अगर देखा जाए तो जो बिजनौर वगैरह का रीजन है, वहाँ पे इनकी संख्या मिलती है और ख़ास अगर देखा जाए तो ये नाम किससे समित होता है? नाम को आधारित करते हुए माहीगीर। तो माहीगीर के लोग जो होते हैं, वो मांस का सेवन करते हैं और मांस सेवन के अंतर्गत आप कह सकते हो कि ये मछली, चावल इसका मुख्य रूप से सेवन करते हैं, ठीक है? नामों की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि मेरठ जो है, वह किस नदी के किनारे स्थित है? आज मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ की अवस्थिति जो है वह किस नदी के किनारे देख मिलता है? मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ का नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। मेरठ, आज मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ की संकल्पना प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ की संकल्पना यह प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है। मेरठ, आज मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ अपने आप में क्यों फेमस है? पहली बात तो आप भी जानते हैं, खेल नगरी। खेल नगरी के रूप में जाना जाता है। खेल नगरी के अलावा अगर देखा जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? नाथ नगरी की संज्ञा देते हैं और नाथ नगरी के अलावा अगर देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं? खास करके हमारे यहाँ पे आपने नाम सुना होगा, नाथ नगरी तो बरेली को बोला जाता है, माफ़ी चाहते हैं। नाथ नगरी बरेली को बोला जाता है। मेरठ को खेल नगरी नाम दिया जाता है। इवन मेरठ को क्या नाम दिया जाता है? क्रांति नगरी की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ पे जो 1857 की क्रांति हुई थी, अगर उस क्रांति की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, ठीक है? 1857 की क्रांति की जब बात की जाए तो 1857 की क्रांति यहीं से क्या हुई थी? शुरू हुई थी। बाकी अगर देखा जाए तो अभी आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे पशुवार मेमोरियल बनाया गया है।
पशुवार मेमोरियल के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा, एक खेल विश्वविद्यालय आपका डेवलप किया जा रहा है, जो खास किसके संबंध में है? तो मेजर ध्यानचंद की जब बात की जाए तो मेजर ध्यानचंद आधारित एक खेल विश्वविद्यालय है। यहीं पे आपने नाम सुना होगा डॉल्फिन प्रजनन केंद्र, क्या बोलते हैं? डॉल्फिन प्रजनन केंद्र की जब बात की जाए तो डॉल्फिन प्रजनन केंद्र जो है, ये भी आपका यहाँ पे स्थापित किया गया है, ठीक है? तो डॉल्फिन प्रजनन केंद्र की जब बात की जाए तो डॉल्फिन प्रजनन केंद्र जो है, यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, ठीक है? डॉल्फिन प्रजनन केंद्र की जब बात की जाए तो डॉल्फिन प्रजनन केंद्र के रूप में यह नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है, क्लियर? बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसका नाम आ जाता है? काली। काली का जो संबंध है वो कासगंज जिले से समित है। सरयू की जब बात की जाए तो सरयू अयोध्या से समित है। रामगंगा, रामगंगा की जब बात की जाए तो रामगंगा मेरठ के किनारे से होकर के गुजरता है। इवन अगर देखा जाए तो रामगंगा के अलावा आप गंगा का भी सहारा ले सकते हैं। गंगा नदी भी क्या करती है? मेरठ के किनारे से होकर के जाती है, क्योंकि इसी गंगा के किनारे आपने देखा होगा कि जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है मेरठ से लेकर के प्रयागराज, तो ये आपका यहाँ पे बनाया जा रहा है। बाकी आपने नाम सुना होगा मेरठ के बारे में, ये हिंडन नदी के किनारे भी स्थित है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए मेरठ में एक स्थल है आलमगीरपुर, क्या बोलते हैं? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की जब बात की जाए तो आलमगीरपुर जो है वह आपके हिंडन नदी के किनारे पड़ता है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। और इस सबसे पूर्वी स्थल की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? यह आपको इसी मेरठ जिले के अंतर्गत ही देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि संत मलूक दास की जो जन्मस्थली है वह कहाँ जानी जाती है? संत मलूक दास, एक्चुअली आपने एक व्यक्ति के बारे में सुना होगा, और ये नाम को आधारित करते हुए अगर देखा जाए तो यह नाम किससे समित होता है? मेरठ कहाँ है और यमुना कहाँ है? मतलब कुछ नार थोड़ी न गई है, ठीक है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मलूक दास, एक्चुअली आपने सुना होगा एक कहावत हमारे यहाँ पे कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, 10 मलूका कह गए सबके दाता राम। तो आप सबको अपने जीवन में ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अजगर किसी की नौकरी नहीं करता है, पंछी किसी के यहाँ चाकरी नहीं करने जाता है, किसी के दरबारी में नहीं जाता है। जिसने आपको भेजा है वही आपके लिए प्रबंधन करेंगे, ठीक है? तो ये जो आप लोग कहते हैं पूर्व जन्म होगा, ये जन्म होगा, कर्म का फल मिलेगा, कुछ नहीं है। अजय हो सके तो अपना किताब कापी जरा दीजिए, क्योंकि आपको जिसने भेजा है वो आपका प्रबंधन करके भेजा है। और दोस्त यार मित्र से जितना हो सके दबा के उधार लीजिए, उधार लेकर के घी पीजिए, ठीक है? क्योंकि कल हो ना हो, ठीक है? तो बेहतर तरीके से संत मलूक दास उसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको अपनी समग्र विरासत बताई और ये कहा कि देखो आपके करने मात्र से कुछ नहीं होने वाला, प्रकृति में जिसने आपको भेजा है तो आपकी रोटी का भी प्रबंधन करके भेजा है, ठीक है? तो आप उसके लिए चिंतित मत होइए। तो यहाँ पे संत मलूक दास की जब बात की जाए तो ये हमारे यूपी से समित हैं। अब यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में इनका संबंध कहाँ से आता है? तो ये नाम आता है कौसाम्बी। कौसाम्बी जो आपका प्रयागराज के पास पड़ता है, अगर उसी की बात की जाए तो वहाँ से इनका संबंध था। और यहाँ पे भी आपने नाम सुना होगा कड़ा, ठीक है? तो कड़ा की जब बात की जाए तो कड़ा के कौसाम्बी से इनका संबंध था। कई बार आपने सुना भी होगा, क्या बोलते हैं? हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में कड़ा नाम का जो लोकेशन है, जो अपने आप में जाना जाता है गंगा नदी के किनारे। और गंगा नदी की जब बात की जाए तो इसी गंगा नदी के किनारे किसका नाम आता है? तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? वो जो अलाउद्दीन खुजली था, जिसने अपने चचा जान की क्या की थी, चाकू घोंप करके हत्या कर दी थी। तो ये नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। कौसाम्बी से इनका नाम समित हो जाता है। नामों की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड महोत्सव आयोजित किया गया। क्या किया गया? उत्तराखंड महोत्सव बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया। ये कहाँ पे? एक्चुअली आप भी जानते हैं, हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी की जो संकल्पना है वो आज उत्तर प्रदेश है। लेकिन एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड भी सम्मिलित रूप से शामिल था। तो उसी उत्तराखंड के जो निवासी थे वो संयोग से हमारे राजधानी में आके रहने चालू कर दिए। तो अब लोग जब राज्य बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग वहाँ पे गए नहीं, यहीं पे ही रहते हैं। तो उनकी जो कल्चर है, उनकी एक जो विरासत है उसको ही सजोता हुआ ये प्रति वर्ष क्या किया जाता है, हमारे यहाँ पे खास करके कह सकते हो कि ये आयोजित किया जाता है, जिसको हम उत्तराखंड महोत्सव नाम देते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में गोमती नदी के किनारे ये आपका आयोजित किया गया। एक बार हम भी गए हैं जब लखनऊ रहते थे, बाकी बार-बार तो नहीं जाना हुआ क्योंकि इसके बारे में सूचना नहीं मिल पाती थी। संयोग से एक बार हनुमान सेतु गए तो हमने देखा मेला लगा है, तो चले गए, तब पता चला ये उत्तराखंड महोत्सव है।
तो बेसिकली कह सकते हो कि जो उत्तराखंड की एक कल्चर है, जो वहाँ की एक विरासत है, मतलब जैसे वो पहाड़ी लोग रहते हैं, जो उनका जीवन यापन है, जो उनके कह सकते हो नृत्य हैं, संगीत हैं, वाद्य यंत्र हैं, खाना-पीना है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे मिलती हैं। हालाँकि झूला वगैरह भी लगता है, लेकिन झूला देख के अब डर लगता है, क्योंकि अभी हमने सुना है कि एक बालिका थी, बड़ा मतलब कह सकते हो कि बहुत दुखद घटना कहेंगे, कि एक बालिका वो जो झूला होती है ना, उस पे झूल रही थी। अचानक से पता नहीं कैसे उसका बाल जो है वो उस झूले के किसी एक रॉड में आ गया, और मतलब आप समझिएगा कि इस बात की कल्पना करके ही हम तो उस वीडियो को ना देख पाए, क्योंकि हमें थोड़ा-सा खून खराबे से बहुत वो लगती है एलर्जी। ऑपरेशन वगैरह होती तो हम ना जाते हैं सीधे तौर पे। एक्सीडेंट होता तो दूर से ही पता कर लेते हैं। तो उसका भी हमने देखा कि मतलब ये जो सर के बाल हैं, मतलब टोपी पूरी निकल गई। हम उस दर्द को फ़ील कर पा रहे हैं कि मतलब कैसे उस बच्ची ने उसको झेला होगा। मतलब उसके पूरे सर के बाल उड़ गए, और आप समझिए कि कैसे उड़े, झूले के लोहे में लग कर के। तो कभी आप लोग भी अगर झूला-वूला बैठते हैं ना, तो थोड़ा सावधानी बरता करें। कई बार हमने देखा लोगों को हार्ट अटैक आ जाना, ये घटना पहली बार हमने सुनी, और ये अपने आप में बड़ी भयावह है। झूले से गिर जाना वो तो हमने देखा है, कई लोग फेंके जाते हैं, लेकिन बाल उखड़ने वाली घटना बड़ी भयावह रही। तो हमें लगता है कि आप सबको इससे थोड़ा-सा बचा के रहना चाहिए। इवन झूले वगैरह पे बैठते हैं तो बाल वगैरह बाँध करके, या जो आपका रुमाल होता है उसको क्या करें, लपेट करके बैठा करें, ठीक है? क्योंकि ये बड़ा खतरनाक हमने देखा है। खैर, तो लखनऊ में गोमती महोत्सव आयोजित किया जाता है। लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की ग्राम पंचायत को मुख्यमंत्री के द्वारा पंचायत पुरस्कार योजना के अंतर्गत क्या किया गया, सम्मानित किया गया? नामों की जब बात की जाए तो ये नाम समेत आपको देखने को मिलता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के संदर्भ में यह नाम किसके क्रम में देखने को मिलता है? यूपी के अंतर्गत किस जिले की ग्राम पंचायत को मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट पंचायत पुरस्कार का नाम दिया गया? मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना में उत्कृष्ट पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया। एक्चुअली आप भी जानते हैं, जिस तरीके से पंचायती राज दिवस जब आपके 24 अप्रैल आयोजित होता है, तो उस दिवस में पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। तो अभी हमारी राज्य सरकार ने ये कहा कि जो भी पंचायत कोई बेहतर प्रबंधन करती है, एक रोल मॉडल तैयार करती है, तो उसके अंतर्गत क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसे चिन्हित करेंगे, और उसे चिन्हित करते हुए पुरस्कार देंगे। और पुरस्कार की जब बात की जाए तो उसके पंचायत के लिए खास करके जो पहला पुरस्कार है, उस पहले पुरस्कार की जब बात की जाए तो पहला पुरस्कार 5 लाख रुपए का अतिरिक्त सहायता होगा। खास करके पंचायती राज विभाग, पंचायती राज जो मंत्रालय है, उसके अंतर्गत क्या होगा, यह आपका दिया जाएगा। मूल आवश्यकताओं की जब बात की जाए तो जैसे सीसीटीवी लगाना, जैसे हर घर नल योजना, जैसे आप कह सकते हो कि अमृत सरोवर को डेवलप करना, जैसे आप कह सकते हो कि सड़क का प्रबंधन करना, जैसे नाली का प्रबंधन करना, जैसे आप कह सकते हो आवास का प्रबंधन करना। मतलब जितनी भी बेसिक आवश्यकताएँ हैं, अगर जिसने क्या किया है, ऐसे कामों को बेहतरी ढंग से किया है, तो उस दशा में क्या होता है, यह आपका चिन्हित किया गया। तो अभी महाराजगंज जिले की जब बात की जाए, तो महाराजगंज जिले का एक पंचायत है, खास करके आप देख सकते हैं उदितपुर। तो उदितपुर की जब बात की जाए, जो महाराजगंज जिले से समित है, फरिंदा विकासखंड में पड़ता है, तो उसी को मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार का पहला पुरस्कार दिया गया है। अब इसने क्या-क्या काम किया, तो आप थोड़ा-सा पिक्चर को देख भी पा रहे होंगे कि इसका जो पंचायत भवन है कितना डेवलप्ड है, आंगनवाड़ी केंद्र अपने आप में बहुत हाई-फाई है, अमृत सरोवर है, पार्क है। तो आप देखिए ना क्या-क्या चीज़ें इसने बनाई है। मॉडल आंगनवाड़ी, पिंक शौचालय, पोषण वाटिका, प्राथमिक विद्यालय, अन्नपूर्णा भवन, आरसीसी भवन, स्विमिंग पूल, योगा सेंटर, ओपन जिम, बैडमिंटन कोर्ट, वॉकिंग ट्रैक, हरित वातावरण से सुरक्षित मनरेगा पार्क। तो मतलब एक ऐसी आप चीज़ को समझ पा रहे हैं कि एक ऐसी संकल्पना जो शहरी एरिया में भी हमें नहीं देख मिलता है, उसको क्या किया गया, किसी एक गाँव क्षेत्र में आपका स्थापित किया गया। तो इस तरीके से उदितपुर की जब बात की जाए, जो महाराजगंज जिले से समित है, उसे क्या किया गया, पहला पुरस्कार मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार का दिया गया है, ठीक है? जिसमें 5 लाख रुपए क्या किए जाते हैं, पहले पुरस्कार के अंतर्गत दिए जाते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे की बात आती है सिद्धार्थ बैच। खासा आप भी जानते हैं यूपीजी के बेहतर तरीके से पढ़ना है, तो दशा में आप इसको कैरी कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी आयोग की जब बात की जाए तो उसके माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएँ आयोजित की जा रही हैं, उसमें आप बेहतरी से जानते हैं कि लगभग हर परीक्षाओं में 20 नंबर यूपी जीके का पूछा जाता है।
इवन आप कह सकते हो आरओ पीसीएस जैसी परीक्षाओं की जब बात की जाए तो उसमें भी यूपी जीके समग्र रूप से पूछा जाता है। अब तो यूपी जीके का एक ऑप्शनल पेपर जो होता था उसे भी हटा करके 2 पेपर डाल दिया गया है। तो इस दशा में यूपी जीके आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी को समग्र रूप से हम इस बैच के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। तो आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और इसी माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलेगा। आज के विषय की जब बात की जाए तो आज के विषय को अब हम यहीं पे आधारित करते हुए विराम देते हैं और अब आपसे मुलाकात होगी कब? कल के सेशन में, जहाँ पे कुछ नई-नई चीज़ों के बारे में जानेंगे, कुछ नई-नई चीज़ों के बारे में समझेंगे और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में। कोशिश ये करते हैं कि भैया आपका यूपीपीसीएस जो आयोग है, वो थोड़ा सम्मिलित रूप से क्या करे, समझ जाए, क्योंकि आयोग तो पता नहीं कौन-सा चश्मा लगा के बैठा है। देखते हैं यूपीपीसीएस का कोई नोटिफ़िकेशन आता है, अगर जो तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। खैर अभी कह सकते हो कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा है, उसके लेकर के एक सूचना दिखाई दे रही है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा उत्तर प्रदेश सेवा से शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, इनके माध्यम से क्या कहा जा रहा है कि प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित किए जाने का विचार है। ठीक है, चलो कोई ना, इसका अलग से सेशन कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं फिर आपसे जस्ट इसके बाद टीजीटी पीजीटी परीक्षा के सेशन को लेकर के। थैंक यू ऑल द बेस्ट।